रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। आज के दिन की घटना की बात करें, आज के दिन जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी की शुरुआत होती है चित्रकूट से। और इसी चित्रकूट में एक इलाका लगता है सदर कोतवाली इलाका। यहीं पर एक गाँव आता है खरोत गाँव, और इस खरोत गाँव में एक व्यक्ति रहते हैं जिनकी उम्र लगभग 62 साल के आसपास है। नाम है इनका प्यारेलाल। आज की कहानी इसी 62 साल के बुजुर्ग व्यक्ति प्यारेलाल की है। जो प्यारेलाल थे घर से भी ठीक ठाक थे। इनके 4 बेटे और 4 बेटियां थीं। चारों बेटों की ये शादी कर चुके थे, चारों बेटियों की भी इन्होंने शादी कर दी थी। परिवार अच्छा था, खुश था। एक तरीके से घर में जब बेटा और बेटियों की शादी हो जाती है तो जो परिवार में मुखिया होता है उसके कंधे से भी जो एक फ़र्ज़ का बोझ होता है वो उतर जाता है। जो प्यारेलाल थे खेती किसानी करते थे। गांव में अच्छी खासी इनकी ज़मीन थी, 20-25 बीघे के आसपास इनकी खेत की ज़मीन थी, जिसकी वजह से गांव के अंदर भी इनकी अच्छी खासी रिस्पेक्ट हुआ करती थी। अच्छे खासे संपन्न किसानों में ये आया करते थे। खेती किसानी के अलावा भी इनके कुछ और काम रहा करते थे। लेकिन जो प्यारेलाल थे ये अपनी खेती किसानी से कुछ इस कदर जुड़े हुए थे। आमतौर पर आप लोग देखते हैं कि जो फसल होती है 6 महीना की फसल होती है। अगर धान कट जाते हैं तो गेहूँ बोने में थोड़ा समय लगता है, तो जो बीच में समय होता है तो उस समय में आमतौर पर किसान अपने खेतों पर नहीं जाते। खेत जैसे पड़े होते हैं वैसे ही पड़े रहते हैं। लेकिन जो प्यारेलाल थे ये इस तरीके के व्यक्ति नहीं थे, बल्कि अपनी खेती किसानी अपनी ज़मीन से ये कुछ इस कदर जुड़े हुए थे कि जब कभी भी इनकी खेती किसानी यानी धान गेहूँ जब भी कट जाते तो जो बीच का समय होता था ये वो समय भी अपने खेत पर ही गुजारा करते थे। और इन्होंने अपने खेत पर कुछ टांट वगैरह बांध लिया था, जैसे आमतौर पर लोग बांध लेते हैं जानवरों से बचने के लिए, या फिर ऊपर पेड़ के ऊपर, या फिर 4 डंडे गाड़ कर वहाँ पर चारपाई बांध लेते हैं, खटिया बांध लेते हैं। इसी तरीके से जो प्यारेलाल थे इन्होंने भी खेत पर अपने टेंट लगा रखा था और उसी टेंट में ये अक्सर जाकर बैठा करते थे। कभी कभार रात वहीं पर गुजार दिया करते थे, सुबह उठ के आते थे, नाश्ता वगैरह करा, थोड़ा समय गुजरा 10-11 बजे के आसपास ये फिर अपने खेत पर चले जाया करते थे और उसी टेंट में अपना ज़्यादातर जो समय था वो गुजारा करते थे। जो प्यारेलाल थे अपनी ज़िंदगी इसी तरीके से चलाते थे। जब ये खेतों पर ज़्यादा जाते थे, ज़्यादा काम काज किया करते थे, तो इनकी जो सेहत थी ये भी अच्छी खासी थी। 62 साल की उम्र में भी ये जवान दिखते थे। जो घर परिवार वाले थे ये भी प्यारेलाल से बहुत ज़्यादा खुश रहा करते थे। सारी ही चीज़ें एक्यूरेट चला करती थी। प्यारेलाल रात के समय खाना खाकर अपने खेत पे जाया करते थे और सुबह अंधेरे ही यानी 5 से 6 बजे के आसपास ही अपने घर आ जाया करते थे। घर आने के बाद में दरवाज़ा खटखटाते थे और उन्हीं की दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ से उनके जो घर वाले हैं वो उठा करते थे। उसके बाद में नाश्ता वगैरह होता था, फिर दोपहर का खाना खाकर फिर चले जाया करते थे। शाम को फिर आते थे, खाना खाते थे, अपना पानी वगैरह लेते थे, फिर चले जाते थे। इसी तरीके से जो परिवार था उसकी ज़िंदगी चल रही थी, इसी तरीके से जो प्यारेलाल थे उनकी ज़िंदगी चल रही थी। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, लेकिन दोस्तों उसके बाद में एक तारीख आती है। तारीख आती है 1 अप्रैल साल 2023। और इस 1 अप्रैल साल 2023 को जो प्यारेलाल थे अपने घर शाम का खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद में ये अपना जो लोटा वगैरह पानी का था वो उठाते हैं। उसके बाद ये अपने खेत का रुख करते हैं। इधर जो घर वाले थे, जो महिलाएं थीं, ये भी अपने बर्तन वगैरह साफ़ करती हैं, धोती हैं, मांजती हैं। उसके बाद ये घर वाले भी सो जाते हैं। सुबह सुबह का वक्त होता है। अब सुबह सुबह आमतौर पर प्यारेलाल इस समय तक आ जाया करते थे, लेकिन आज प्यारेलाल नहीं आए थे। आज किसी ने दरवाज़ा नहीं खटखटाया था। जब आज 5 बजे प्यारेलाल नहीं आए थे तो उनका जो परिवार था उसकी तो आदत बन चुकी थी, क्योंकि प्यारेलाल 5 बजे आ जाया करते थे तो वो दरवाज़ा खटखटाते थे, घर वाले उठ जाया करते थे। लेकिन आज प्यारेलाल नहीं आए थे, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खटखटाया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनके परिवार वाले थे उठ गए थे। उसके बाद में जो परिवार वाले होते हैं कहते हैं ठीक है बाबूजी आज नहीं आए, हो सकता है कि थोड़ी बहुत देर में आने ही वाले हों, लिहाजा उनके लिए चाय वगैरह बना दी गई थी। अब 5 बजे वो आ जाया करते थे, लेकिन 5:30 बज चुके थे। लेकिन अभी जो बाबूजी थे प्यारेलाल, उनका कहीं पर भी कोई पता नहीं था। धीरे धीरे समय गुजरता है, 6 बजे का समय हो जाता है। अब जब 6 बजे का समय हो जाता है, जो प्यारेलाल थे अभी तक नहीं आए थे, लिहाजा जो घर वाले थे अब इन्हें थोड़ी सी चिंता होती है। घर वाले कहते हैं कि आमतौर पर जो बाबूजी हैं वो 5 बजे या फिर 5:10 या 15 मिनट तक आ जाते हैं, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि बाबूजी पूरा 1 घंटा लेट हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि रात को उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई हो और वो उठने में असमर्थ हो, या फिर उन्हें बुखार वगैरह आ गया हो। लिहाजा जो परिवार वाले होते हैं, घर का जो एक बेटा होता है जिसका नाम शत्रुघ्न होता है, उससे कहते हैं कि जाओ खेत पर बाबूजी को देख के आओ क्या हुआ है। अब जो शत्रुघ्न होता है बेटा, वो अपने बाबूजी को देखने के लिए, प्यारेलाल को देखने के लिए खेत का रुख करता है। जैसे ही ये खेत की तरफ जा रहा होता है तो देखता क्या है कि सामने से उसका जो चचेरा भाई है ये दौड़ता हुआ भागता हुआ आ रहा है, चीखता हुआ आ रहा है।
अब जो शत्रुघ्न होता है अपने चचेरे भाई अजय को रोकता है, पूछता है कि क्या हुआ है, क्यों चीख रहे हो। तो जो अजय होता है ये कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं होता है, लेकिन शत्रुघ्न जब बार बार अजय से पूछता है कि क्या बात है, तुम बताते क्यों नहीं हो, क्यों चीखे जा रहे हो, तो अजय कहता है कि जो बाबूजी हैं यानी प्यारेलाल, उनके साथ में कुछ ना कुछ गलत हो गया है। अब इस तरीके से जब अजय अपने चचेरे भाई शत्रुघ्न को बताता है तो शत्रुघ्न एकदम से चौंक जाता है कि बाबूजी के साथ में क्या हो गया। उसको तो माने जैसे काटे खून नहीं। उसके बाद में वो कहता है कि अजय से कि चलो जल्दी चलो, खेत की तरफ चलो। अब अजय और शत्रुघ्न चीखते हुए उस खेत की तरफ भागते हैं। अब जैसे ही अजय और शत्रुघ्न को बाकी के लोग खेत की तरफ चीखते हुए भागता हुआ देखते हैं तो लोग थोड़ा सा असमंजस में पड़ते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि अजय और शत्रुघ्न खेत की तरफ चीखते हुए भाग रहे हैं। अजय और शत्रुघ्न खेत की तरफ पहुंचते हैं, साथ के साथ कुछ गांव के अन्य लोग भी उनके पीछे पीछे खेत की तरफ पहुंच जाते हैं। और वहां पर जो उन्होंने टाट बांध रखा था, जो खाट बांध रखी थी, उस खाट के ऊपर जब जाकर देखते हैं तो देखते क्या है, जो प्यारेलाल हैं जिनकी उम्र तकरीबन 62 साल के आसपास है, उनकी गर्दन पर एक डंडा रखा हुआ है। यानी मतलब साफ था कि इस डंडे से किसी ने इनका गला दबाया है। उनकी नाक से मुंह से खून बहा है, खून जम भी चुका है, बाकी के शरीर पर भी चोटों के निशान हैं। मतलब साफ था कि किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ में प्यारेलाल की हत्या कर दी है। अब जो शत्रुघ्न होता है, साथ के साथ जो अजय होता है, इस प्यारेलाल को हिलाते हैं, डुलाते हैं। अब चूंकि इन्हें तो पता था कि इसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी के परिवार का कोई शख्स जाता है तो उस परिवार को एक तरीके से क्या ही कहा जाए कि उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा कोई लगा नहीं सकता। उसके बाद में वहीं से कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस जब इस तरीके की बात सुनती है तो पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंचती है। अब पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो सबसे पहले जो घटना स्थल था उसे बहुत ही बारीकी के साथ में चेक करती है, कहीं कातिल ने कोई प्रूफ, कोई सबूत छोड़ा हो। लिहाजा पुलिस भी वही सारी चीज़ें पाती है कि शत्रुघ्न और जो अजय जब यहाँ पर आए थे तो जो प्यारेलाल थे उनके गले पर एक डंडा रखा हुआ था, उसी तरीके से डंडा अब भी रखा हुआ है और इनके जिस्म पर भी जगह जगह मारने और चोटों के निशान दिखाई साफ पड़ रहे हैं। अब जब इस तरीके से पुलिस वाले ये सारी चीज़ें देखते हैं तो पुलिस वाले बड़ा असमंजस में पड़ते हैं। पूरी घटना स्थल को बहुत बारीकी से चेक कर लिया था, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा था। लेकिन उसके बाद में जैसे ही पुलिस वालों की नज़र सामने दीवार पर पड़ती है तो पुलिस वालों के पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल उस दीवार पर साफ साफ लिखा हुआ था कि 3 लाख रुपए पुराने पुल के पास में लेके आ जाइएगा, नहीं तो जो इस बुज़ुर्ग के साथ में हुआ है वो परिवार के अन्य लोगों के साथ में भी हो सकता है। बाकायदा एक मोबाइल नंबर दिया गया था। अब जब पुलिस वाले इस तरीके से उस मोबाइल नंबर को और उस संदेश को देखते हैं तो पुलिस वालों के पांव तले से ज़मीन खिसकना लाजिम थी, क्योंकि पुलिस वाले भी समझने में अब देर नहीं लगाते हैं कि यहाँ पर हो सकता है कि कोई ऐसा गुट हो, कोई ऐसा डाकू, कुछ ऐसे बदमाश, कुछ ऐसे गैंगस्टर वगैरह हों जो फिरौती मांग रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा हो कि लोगों का कत्ल करने की बजाय वो पैसे मांग रहे हैं। अपहरण करने का नया तरीका उन्होंने सोचा है। लिहाजा जो पुलिस वाले थे तुरंत उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेते हैं, सीधा उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। उसके बाद में ये जो मामला था थोड़ा हाई प्रोफाइल भी होता है। तरह तरह की बातें जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर भी चलने लगती हैं। जो अपोजिशन होता है वो भी तरह तरीके की बातें करता है, पुलिस के काम पर सवालिया निशान लगाता है। तो वहाँ पर जो एसपी साहब होते हैं वो खुद उस क्राइम वाले सीन पर पहुँचते हैं। साथ के साथ दरोगा जी को भी आदेश देते हैं कि जल्द से जल्द ये जो केस है इसका पर्दाफाश होना चाहिए, जल्द से जल्द इस केस का खुलासा होना चाहिए। कहीं अगर ये मामला हाई प्रोफाइल हुआ तो उसके बाद में इसकी गाज लाजमी हम पर भी गिरेगी। इसलिए पुलिस वाले भी इस पूरे केस को सुलझाने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। लिहाजा जो पुलिस वाले होते हैं उन्हें समझने में देर नहीं लगती है कि इस पूरे मामले में हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। इसलिए इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस जब अपनी छानबीन शुरू करती है तो सबूत के नाम पर पुलिस के पास में अगर कुछ था तो वो नोट था जो उस दीवार पर लिखा गया था, साथ ही साथ उसके नीचे लिखा हुआ मोबाइल नंबर। अब चूंकि मोबाइल नंबर लिखा था तो आजकल के टेक्निकल दौर में मोबाइल नंबर के सहारे उस व्यक्ति तक पहुंचना, कातिल तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इस कहानी में बड़ा ट्विस्ट ये था कि जब पुलिस वाले उस नंबर की छानबीन करते हैं, पता लगाते हैं ये नंबर किसका है, तो पता चलता है कि ये जो नंबर है यहीं पर पोस्टेड एक इसी इलाके में जो सचिव हैं उनका नंबर है। लिहाजा पुलिस वाले तुरंत उन सचिव साहब के पास पहुँचते हैं, सचिव से पूछताछ करते हैं कि इस तरीके से एक कत्ल हुआ है प्यारेलाल का। जो गांव है जिसका गांव का नाम खरोत है, इस गांव के अंदर कत्ल हुआ है, इस तारीख को कत्ल हुआ है 1 अप्रैल साल 2023 को। तुम्हारा नंबर वहां से लिखा हुआ मिला है और इस तरीके से फिरौती मांगी गई है। अब जो सचिव होते हैं जब वो इस तरीके की बात सुनते हैं तो बड़ा असमंजस में पड़ते हैं कि उनका नंबर वहाँ पर किसने लिख दिया। सचिव साहब कहते हैं कि साहब ना तो मैं प्यारेलाल को जानता हूँ, ना मैं खरोत गाँव गया हूँ, मेरा इस पूरे कत्ल से कोई लेना देना ही नहीं है। अब जब पुलिस वाले सचिव साहब के मुंह से ये बातें सुनते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, लेकिन उस तारीख में तुम कहाँ थे,
और अपनी बेगुनाही का हमें सबूत दीजिए। लिहाजा जो सतीब साहब होते हैं वो बेचारे जहाँ तहाँ से सबूत निकालते हैं, लोगों से पूछताछ करवाते हैं, कुछ ऐसी फुटेज, कुछ ऐसी लोकेशन पुलिस के साथ में शेयर करते हैं कि जिससे ये पता चल सके कि सचिव साहब उस तारीख को यहाँ पर थे। तो जितनी भी वो पुलिस के सामने सारी चीज़ें रखी जाती हैं, तो पुलिस की पूछताछ में, पुलिस की छानबीन में, सचिव साहब के दिए कुछ प्रूफों में ये चीज़ें बहुत वाज़ेह तरीके से क्लियर हो जाती हैं कि इस क्राइम में जो सचिव साहब हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब पुलिस वाले सचिव साहब के दिए हुए सबूतों से संतुष्ट हो जाते हैं कि सचिव साहब का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन पुलिस वालों के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि ऐसा कौन सा कातिल है जो पुलिस को घुमाना चाह रहा है, पुलिस को डाइवर्ट करना चाह रहा है। जितनी भी पूछताछ पुलिस ने अब तक की थी, इस पूछताछ में तकरीबन 1 हफ्ते का समय गुजर चुका था। यानी कातिल बेहद ही चालाक था। वो इस पूरे कत्ल को एक तरीके से घुमाकर डाइवर्ट कर पुलिस का ध्यान हटाना चाहता था। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस थोड़ा सा और सतर्क होती है। उसके बाद में सबसे पहले जो प्यारेलाल थे इनके घर पर पहुंचती है और वहां पर पहुंचने के बाद में प्यारेलाल के घर वालों से पूछताछ की जाती है कि तुम्हारी किसी से कोई रंजिश थी या किसी से कोई दुश्मनी, या फिर प्यारेलाल की किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश, या फिर किसी से बहुत ज़्यादा करीबी। तो जो प्यारेलाल के परिवार वाले होते हैं वो सिर्फ एक ही बात बताते हैं कि हमारे जो पिताजी थे बहुत ही सीधे साधे किस्म के आदमी थे, ज़्यादातर समय वो खेत पर ही बिताते थे, ज़्यादातर देश दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं था। यानी कहाँ पड़ोस में या फिर गांव में क्या कुछ हो रहा है उन्हें इस बारे की ज़्यादा खबर नहीं रहती थी। ज़्यादातर जो समय था वो अपना खेत पर ही बिताते थे। लिहाजा पुलिस वालों को जब घर परिवार वालों से पूछताछ में भी कुछ नहीं मिलता है, इसलिए पुलिस वाले अब फैसला करते हैं जो सचिव साहब हैं एक बार उनसे पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि सचिव साहब से एक बार तो पूछताछ कर चुके थे। सचिव साहब ने अपनी जो बेकसूरी थी, यानी वो कसूरबार नहीं है, उसके सारे सबूत भी पुलिस के सामने रखे थे। उसके बाद में फिर से पुलिस सचिव साहब के पास पहुंचती है और इस बार दूसरे तरीके से पूछताछ करती है। पूछती है कि तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी है या फिर कोई ऐसा है जिससे हाल फिलहाल में तुम्हारा कोई झगड़ा हो गया हो सकता है कि कत्ल कर वो तुम्हें फंसाना चाहता हो। अब ये बात भी सचिव साहब को बिल्कुल समझ में आती है कि हाँ ऐसा हो भी सकता है, लेकिन सचिव साहब कहते हैं कि साहब मैं तो किसी से ज़्यादा कुछ लेना देना रखता नहीं हूँ, बस अपनी ड्यूटी करता हूँ, ड्यूटी से घर जाता हूँ, इसके सिवा ना मेरा किसी से कोई झगड़ा है ना किसी से कोई लेना देना है। अब साहब इसके बारे में मुझे कुछ और ज़्यादा जानकारी नहीं है। लिहाजा पुलिस वाले अब इस मामले में काफ़ी ज़्यादा असमंजस में पड़ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच समझने लगते हैं कि कातिल कितना ज़्यादा सतर्क है, कितना ज़्यादा चालाक है। ना तो उसने कोई सबूत छोड़ा है और इस तरीके से पुलिस को डाइवर्ट करने की कोशिश की है कि जिससे जो पूरा मामला है ये गैंग का मामला लगने लगे। अब इस तरीके का जो मामला सोशल मीडिया पर पहले ही हाईलाइट हो चुका था, लगातार पुलिस के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था कि चित्रकूट में लगातार क्राइम बढ़ रहे हैं, चित्रकूट की जो पुलिस है वो क्राइम रोकने के लिए और क्रिमिनल पर कोई लगाम लगा नहीं रही है। लिहाजा वहाँ के जो एसपी साहब होते हैं वो सोचते हैं कि ये जो मामला है शायद ये ऐसे नहीं संभलेगा। दरअसल जो एसपी साहब होते हैं वो सोचते हैं कि इस पूरे केस में ना तो सीसीटीवी कैमरास हैं ना मोबाइल है। अब इस तरीके से इस केस का खुलासा करना बड़ा मुश्किल है। लिहाजा जो पुराना तरीका होता है वही पुराना तरीका आजमाना चाहिए। अब पुलिस वालों का एक बेहद ही पुराना तरीका है, वो है भेस बदल कर और अपने मुखबिर एक्टिव कर सादा बाने में गांव के अंदर जाना, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों से पूछताछ करना, किसी से ये कहना कि तुम्हारे खिलाफ हमें सबूत मिल गए, किसी से कहना कि तुम्हारे ऊपर हमें शक है, किसी से कहना कि फला आदमी तुम्हारे बारे में कुछ बता रहा है। जब गांव के अंदर अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों से अलग अलग बात पुलिस वाले करते हैं, भेष बदल बदल कर करते हैं, तो जब इस तरीके का दाना पुलिस वाले गांव के अंदर डालते हैं तो इसमें अंततः एक बहुत बड़ी मछली पुलिस के हाथ लग जाती है। दरअसल पुलिस जब अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही थी तो इस पूछताछ में जो अजय चचेरा भाई जो उस समय घटना वाले दिन, क्राइम वाले दिन चीखता हुआ आया था और उसने जो प्यारेलाल थे उनके बेटे शत्रुघ्न को बताया था कि इस तरीके से चाचा के साथ में हो गया है। लिहाजा पुलिस जब इससे पूछताछ करती है और इस पर जब पुलिस थोड़ा सा इधर उधर से डोरे डालती है तो ये जो अजय था ये पुलिस के सवाल सही तरीके से उनके जवाब दे नहीं पाता है। यानी सवालों में और उनके जवाबों में थोड़ा झोल था। पुलिस वालों को समझने में देर नहीं लगती है कि जो अजय है शायद इस सब में इसका बड़ा हाथ है, लेकिन अभी शक था, शक के आधार पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। लिहाजा पुलिस अजय को ज़ीरो इन करती है। ज़ीरो इन करते करते अलग अलग बार में अलग अलग तरीके से इससे पूछताछ करती है और पुलिस जब अलग अलग तरीके से इससे पूछताछ करती है तो इसकी बातों में लगातार बदलाव आता है, इसकी बातें लगातार इधर उधर होती हैं। लिहाजा पुलिस जो थी वो समझ चुकी थी कि अजय अब तुम सच सच बता दो, अन्यथा तुम्हारे खिलाफ अब कड़ा रुख अपनाया जाएगा।
इसे गिरफ्तार करके पुलिस थाने लेके जाती है। पुलिस थाने ले जाने के बाद में इसे फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है और उसके बाद में जब सख्ती से इससे पूछताछ की जाती है तो जो अजय होता है, चूँकि ये कोई पेशेवर क्रिमिनल नहीं होता है, लिहाजा पुलिस जब थोड़ी सी भी सख्ती इसके ऊपर दिखाती है तो ये पुलिस के सामने टूटता है और टूटने के बाद में एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनने के बाद में जो पुलिस वाले होते हैं उनके भी होश फाख्ता हो जाते हैं। दरअसल जो अजय होता है ये पुलिस को बताता है कि उसकी जो माँ है, उसका जो मेरे चाचा थे जिनका नाम प्यारेलाल, उनके साथ में अवैध संबंध चलता था। लगातार जो मेरी माँ थी, जो प्यारेलाल थे, उनसे मिलने उनके खेत पर जाया करती थी, उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाया करती थी। चोरी छुप के ये जो चीज़ें थी लगातार चलती रहती हैं। प्यारेलाल और जो अजय की माँ थी, ये दोनों एक दूसरे के साथ में आपत्तिजनक हालत में लगातार रहते, लगातार एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते। जो प्यारेलाल थे ये टोटल 3 भाई थे। एक भाई का नाम सरजू, एक का नाम चंद्रभानु। चंद्रभानु की जो पत्नी थी उन्हीं के साथ में प्यारेलाल का अवैध संबंध था। तीनों ही भाई अपने खेतों पर सोया करते थे, वहाँ पर कुछ पाले जैसा किया करते थे, जैसे सब्जी की खेती बाड़ी, तो उसमें आमतौर पर लोग खेतों पर ही रहा करते हैं। अब इसी बीच में जो चंद्रभानु की पत्नी होती है उसके अवैध संबंध इस प्यारेलाल के साथ में हो जाते हैं, तो प्यारेलाल के साथ में शारीरिक संबंध बनाया करती है। इन चीज़ों की खबर किसी को नहीं चलती है, लेकिन जो बेटा अजय होता है वो एक दिन अपनी माँ को रंगे हाथों पकड़ लेता है। जब वो अपनी माँ को रंगे हाथों पकड़ता है अपने चाचा के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हुए, तो वो अपनी माँ को समझाने की कोशिश भी करता है कि माँ तुम जो कर रही है वो गलत है। लेकिन एक जवान लड़का अपनी बूढ़ी माँ जिसकी उम्र 40 साल के आसपास है उससे कैसे कहे कि माँ तुम्हारे ये संबंध है वो गलत है। लिहाजा जो अजय था माँ से भी तो अब कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहता है, लेकिन मन ही मन में ये जो प्यारेलाल था इससे नफरत करने लगता है। प्यारेलाल उम्र 62 साल थी, लेकिन उसके काम जवानों वाले थे। वो अजय की माँ को लगातार परेशान करता, लगातार उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता। कई बार तो ऐसा होता कि कई कई दिन तक अजय की माँ उठ भी नहीं पाती। इस तरीके से ये सारी चीज़ें अजय देखता रहता है। अजय समझ जाता है कि माँ के साथ में जो कुछ हो रहा है शायद इसके पीछे चाचा ही है। इसलिए मन ही मन में जो अजय था चाचा प्यारेलाल से नफरत करने लगता है। उसके बाद में एक दिन ऐसा आता है कि तीनों जो भाई होते हैं, सरजू, चंद्रभानु और प्यारेलाल, इन तीनों के बीच में ज़मीन को लेकर कलह हो जाती है। खासकर एक पेड़ था, महुआ का पेड़, उस महुआ के पेड़ को लेकर कलह हो जाती है। तीनों भाइयों में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होता है। झगड़ा काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ता है, दोनों तीनों भाइयों में मारपीट पर नौबत आ जाती है। उसी बीच में अजय प्लानिंग करता है। अजय अपने चाचा को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन ख़त्म वो इस तरीके से करेगा कि उसका नाम भी ना आए। अब चूंकि लड़ाई हुई थी, तीनों भाइयों के अंदर लड़ाई हुई थी, इसी लड़ाई को देखकर उसने एक खतरनाक प्लान बनाया। प्लान के तहत 1 अप्रैल साल 2023 को जब प्यारेलाल अपने घर से शाम का खाना खाकर लोटा पानी का लेकर निकलते हैं, उसी बीच में जो अजय था ये वहीं पर खेत पर जाकर छुप जाता है। जैसे ही प्यारेलाल सोते हैं, नींद में पहुंचते हैं, उसी समय अजय निकलता है। इसके पास में एक डंडा होता है, उस डंडे से एक के बाद एक कई सारे वार इस अपने चाचा प्यारेलाल के ऊपर करता है। बाद में उसी डंडे से अपने चाचा का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद साजिश के तहत ये उस पर एक मैसेज लिखता है दीवार पर, और उसके बाद में एक नंबर लिख देता है। ये पूरा जो केस था उसने घुमाने के लिए किया था, लेकिन असल में इसकी प्लानिंग ये थी कि अगर हत्या हुई है और पुलिस इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी तो गांव वाले बता देंगे कि तीनों भाइयों के साथ में झगड़ा हुआ था, और हो सकता है कि 2 भाइयों ने इसके साथ में ऐसा कुछ कर दिया हो। चूँकि मेरे पिता चंद्रभानु मेरे साथ थे तो मैं कह दूंगा कि वो मेरे साथ थे, और जो सरजू है, चाचा है, वो पकड़ा जाएगा। यानी इस तरीके से इसने साजिश रची थी कि जो ज़मीन का विवाद है वो भी खत्म हो जाएगा, माँ के जो अवैध संबंध है वो भी खत्म हो जाएंगे। एक चाचा को जान से मार दिया है और एक जो है वो जेल में चला जाएगा। और उसके बाद में एक सचिव का नंबर लिख दिया ताकि पुलिस को घुमा सके, महीनों घुमा सके। बड़ा हैरत होती है इस तरीके की कहानी पढ़कर, जब गांव में रहने वाला एक व्यक्ति जो इतना ज़हीन दिमागी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पुलिस को महीनों छका सकता है। अगर विदेशों में इस तरीके की घटनाएं आती हैं तो इस तरीके की घटनाओं पर मूवीज़ बन जाती हैं, लेकिन खासकर उत्तर प्रदेश, खासकर जो उत्तर भारत है, जो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हिंदी भाषा ज़्यादा बोली जाती है, वहाँ पर अगर आप लोग देखते हैं तो इस तरीके की घटनाएं आम हो रही हैं। हर चौथे घर की यही कहानी है। जब इस तरीके से क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं तो मैं अपने माध्यम से आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि जो अवैध संबंध हैं ये इंसान के परिवार को खाते हैं, खोखला करते हैं, दीमक की तरह खकुल देते हैं, और जब तक इंसान को पता चलता है तब तक शायद बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। बहरहाल दोस्तों, ये थी कहानी, और कल के दिन आप लोगों के कुछ कमेंट्स भी आए हैं। वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे इसमें शाहनवाज हार्ट बनाते हैं भैया, बहुत शुक्रिया। दी बैरिस्टर हैं, लिखते हैं ग्रेट नरेशन भाई, यू आर वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी टेलर। तो दी बैरिस्टर जी, आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन आप सभी लोगों से शिकायत भी है कि आप लोग वीडियोज़ को शेयर नहीं करते। शेयर करा करें, जिससे हमारे
जो व्यूज़ हैं कम से कम थोड़े बढ़ जाएं, जो मेहनत करते हैं उसका कोई फल हमें मिले। सतबीर हैं लिखते हैं कहानी सुनकर मुझे अच्छा लगा। सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से कहानी सुनते हैं भैया, बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मोहम्मद जोरेस लिखते हैं कहानी सुनाने का जो अंदाज़ है ये बहुत अच्छा था आपका, तो मोहम्मद जोरेस जी आपका शुक्रिया। जोधाराम शरण है लिखते हैं आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। जोधाराम शरण बायतु ज़िला बाड़े में राजस्थान से कहानी सुनते हैं भैया, आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में राम धीरज मौर्य हैं लिखते हैं आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप ऐसे ही कहानी सुनाते रहें, हम सब आपको धन्यवाद बोलते हैं, तो भैया आपका बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, तो भैया नमस्ते, कैसे हैं। उसके बाद में लिखते हैं नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से, तो सुरेंद्र कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रियाज हैं लिखते हैं ऑस्ट्रेलिया की कहानी बहुत अच्छी थी, इसी तरीके से विदेशों की कहानी भी सुनाया करो भाई। तो मोहम्मद रियाज जी मैं कोशिश करूँगा कि आपको लगातार इसी तरीके से कहानियाँ सुनाता रहूँ। आमिर गुज्जर जी हैं लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी। आमिर गुज्जर जी आपका बहुत शुक्रिया कि आप फैसलाबाद पाकिस्तान से कहानी सुनते हैं। उसके बाद में सिराज अंसारी हैं लिखते हैं आपकी कहानी सुनाने का जो अंदाज़ है बहुत ही ज़बरदस्त है मलिक भाई, तो सिराज अंसारी जी आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अब्दुल अली लिखते हैं फुल सपोर्ट सऊदी अरबिया से सुनते हैं, तो भैया आपका बहुत शुक्रिया। रहमत अंसारी हैं लिखते हैं, रहमत अंसारी गुरुग्राम से आपका कहानी बहुत अच्छा है, तो रहमत अंसारी जी आपका बहुत शुक्रिया। तनबी हैं लिखते हैं आपका वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपका सुनाने का तरीका बहुत ही अच्छा है और मुझे पसंद भी आता है। मैं देहरादून उत्तराखंड से आपकी कहानी सुनती हूँ, तो बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हारून अंसारी हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, तो भाई वालेकुम सलाम। लिखते हैं आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, मैं आपकी कहानी दुबई से सुनता हूँ, तो हारून अंसारी जी आपका बहुत शुक्रिया कि आप दुबई से हमारी कहानी सुनते हैं। अनिल कुमार अमेरिका से कहानी सुनते हैं, भैया आपका बहुत शुक्रिया। आमिन गुज्जर पाकिस्तान फैसलाबाद से कहानी सुनते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं जो बुलंदशहर से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, तो भाई वालेकुम सलाम, कैसे हैं। दी बैरिस्टर हैं लिखते हैं अल्लाह आपकी अम्मी को शिफा दे, तो भाई आपका तहे दिल से शुक्रिया। उसके बाद में राजेंद्र कुमार हैं लिखते हैं भाई साहब नमस्कार, आज आपने राइट टाइम पर कहानी स्टार्ट किया, तो राजेंद्र कुमार जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राम धीरज मौर्य हैं लिखते हैं सर जी नमस्कार, तो भैया नमस्कार, कैसे हैं। उसके बाद में राजपुरा खबरनामा है लिखते हैं शावेज़ भाई डीप और जैनी बाप बेटी थे, उनको रिश्ते को शर्मसार नहीं करना चाहिए था, 2008 में ये सब हुआ, ये सुनकर यकीन नहीं हुआ, तो राजपुरा खबरनामा जी आपका बहुत शुक्रिया। रहमत अंसारी हैं लिखते हैं आप कहाँ के रहने वाले हो, तो रहमत अंसारी जी आपका बहुत शुक्रिया कि आप लगातार हमसे टच में हैं और हमसे पूछते हैं, बहुत जल्द ही मैं आपके साथ में रिवील करूँगा। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है नसीर अहमद का और ये लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शावेज़ भाई, इसलिए हर मज़हब में शराब जो है वो हराम है, अपने मज़हब में शराब जो है वो हराम है और लड़की बालिग हो जाती है उसे दूर ही लेटना पड़ता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। मस्कट ओमान से हमारी कहानी सुनते हैं, बहुत पुराने लिसनर हैं हमारे, भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी, और कहानी ज़रूर पसंद आई हो तो आप लोग लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ में ग्रुप्स में शेयर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।